कहानी की शुरुआत होती है साल 1976 में इंडोनेशिया के एक शांत और दूर दराज गांव से, जहां कुछ बच्चे एक कपड़े की फुटबॉल बनाकर खेलने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्हीं बच्चों में अब्दी नाम का एक लड़का भी शामिल था, जिसका बाप उसे सख्त लहजे में हिदायत देता है कि शाम होने से पहले वह घर वापस आ जाना चाहिए। अब्दी भी अपने पिता को बेफिक्र रहने का आश्वासन देता है और मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ खेतों के बीचों बीच पहुंच जाता है। खेतों में पहुंचकर बच्चे फुटबॉल के खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें समय बीतने का जरा भी एहसास नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे शाम का सूरज डूबने लगता है और आसमान में गहरा अंधेरा छाने लगता है। ढलती रात का डर देखकर एक एक करके बच्चे अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन अब्दी और उसका जिद्दी दोस्त निमित्त अभी भी खेल को जारी रखना चाहते थे, इसलिए वे वहां खेलते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक एक शॉट के साथ उनकी फुटबॉल खेतों की घनी झाड़ियों के गहरे बीचों बीच जाकर गायब हो जाती है। अब तक शाम पूरी तरह से एक अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी और तब अब होश से काम लेते हुए अपने दोस्त से कहता है कि अभी अंधेरा होने वाला है, इसलिए हमें बॉल को यहीं खेतों के बीच छोड़ देना चाहिए। लेकिन निमित्त बिना गेंद के वापस जाने से साफ इनकार कर देता है और अकेले ही खेतों के अंदर उसे ढूंढने पड़ जाता है। अब मजबूरन होकर अब्दी को भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। जैसे जैसे वे घने खेतों के और अंदर बढ़ते हैं, वातावरण और भी भारी और भयानक होता जाता है। तभी अंधेरे के बीच ध्यान से देखने पर उन्हें एक अजीब लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथों में वही फुटबॉल थी, लेकिन उसका हुलिया और चेहरा किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तब वह लड़की एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान के साथ निमिट को गेंद लेने के लिए अपने पास बुलाती है। निमिट भी बिना सोचे समझे सम्मोहित होकर उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। अब्दी उसे रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन निमिट पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं होता। अपने दोस्त को खींचकर वापस लाने के लिए अब्दी जैसे ही उसके पीछे भागता है, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह लड़की जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर बिना रुके निमेट के सिर पर एक के बाद एक बार कर देती है, जिससे निमेट वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अब अपनी आंखों के सामने दोस्त की यह दर्दनाक मौत देखकर अब्दी की रूह कांप उठती है और वह बदहवास होकर गांव की तरफ भागता है और चीखते चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाने लगता है। वह रोते हुए सबको बताता है कि खेतों में निमित्त को एक बेहद खतरनाक लड़की ने मार दिया है। ये सुनते ही गांव वालों को अब्दी की बात पर भरोसा हो जाता है और वे तुरंत अपने अपने हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां अब्दी ने निमित्त पर हमला होते हुए देखा था, तो वहां निमित्त का कोई सुराग तक नहीं मिलता, जिसके बाद गांव वाले उसकी तलाश में आसपास का इलाका खंगालना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर पास की नदी पर पड़ती है, जहां पत्थरों के बीच निमित्त की लाश पड़ी होती है। लेकिन उसकी हालत देखकर सभी गांव वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। अब अपने बेटे की लाश देखते ही निमित्त का पिता जोर जोर से रोने लगता है। उसे अब्दी की बताई हुई कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि अब्दी आखिरी इंसान था जिसे उसके बेटे के साथ देखा गया था। इसलिए उसे शक होता है कि निमित्त का कत्ल अब्दी ने ही किया है और अपने जुर्म को छिपाने के लिए यह झूठी कहानी बना रहा है। इसलिए गुस्से में वह अब्दी को सजा देने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी गांव के एक ताकतवर परिवार का बुजुर्ग आगे आ जाता है। वह सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद अब्दी का पक्ष लेते हुए कहता है कि उसे इस बच्चे की बात पर पूरा भरोसा है। उसके मुताबिक अब्दी सच बोल रहा है और निमित्त का कत्ल किसी इंसान ने नहीं, बल्कि सुमाला नाम की एक शैतान ने किया है। सुमाला का नाम सुनते ही सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। तभी वह बुजुर्ग सुमाला से जुड़ा एक ऐसा भयानक सच और उसकी कहानी बताना शुरू करता है जो इस गांव के अतीत से जुड़ी हुई थी। ये कहानी हमें 29 साल पीछे यानी साल 1947 में ले जाती है, जहां हमारी मुलाकात उसी गांव के सबसे अमीर आदमी सूजीमन से होती है। अब वैसे तो सूजीमन के पास बेशुमार दौलत और जमीन थी, लेकिन उसके पास कोई वारिस नहीं था। असल में सूजीमन और उसकी पत्नी सुहानी की शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके कोई बच्चा नहीं था। इसी वजह से दोनों काफी परेशान रहते थे और इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन सूजीमन का अंकल उनके घर में आता है और उससे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मांगता है, ताकि वहाँ वो एक फैक्ट्री डाल के अपना एक नया बिजनेस खोल दे। लेकिन सूजीमन उसे जमीन का एक टुकड़ा देने से भी साफ इनकार कर देता है। उसके लिए ये जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं थी, बल्कि उसके दादा से मिली हुई विरासत थी, जिसे वह किसी भी हालत में अपने परिवार से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन उसकी ये बात सुनकर उसका अंकल गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि जल्द ही उसकी सारी जमीन उसके हाथ में आने वाली है, क्योंकि सूजीमन का कोई वारिस नहीं है, जबकि उसके खुद के 3 बच्चे हैं। इसीलिए वह कोर्ट जाकर सूजीमन की जमीन पर अपना हक जताने की बात कहता है। तभी वहाँ सूजीमन की पत्नी सुहानी आ जाती है। उसे देखते ही अंकल सूजीमन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर उसके पास सुहानी जैसी खूबसूरत पत्नी होती तो अब तक उसके 8 बच्चे हो चुके होते। ये बात सुनते ही सूजीमन काफी गुस्से में होता है। वह सीधे सुहानी को घर में ले जाकर साफ कह देता है कि अगर वह 1 साल के अंदर उसे बच्चा नहीं दे पाई तो वह दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने दादा की जमीन किसी और के हाथों में नहीं जाने देगा। अब यह सुनकर सुहानी काफी परेशान
परेशान हो जाती है। वह घर के बाहर बैठकर सोचने लगती है कि वह सिर्फ 1 साल के अंदर बच्चा कैसे पैदा करेगी। तभी उसे घर के अंदर काम कर रहे 2 मजदूरों की बातचीत सुनाई देती। उनमें से एक मजदूर दूसरे को बताता है कि उसकी पत्नी को भी कुछ महीनों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में वे एक जादूगरनी के पास गई थी, जिसकी मदद से उसकी पत्नी के बच्चे का जन्म हुआ। अब ये बात सुनते ही सुहानी उस जादूगरनी के पास जाने का फैसला कर लेती है और अगले ही दिन वह बिना अपने पति को बताए घर की एक नौकरानी को साथ लेती है और जादूगरनी की तलाश में निकल पड़ती है। दोनों जंगल के रास्ते होते हुए एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक मछुआरा उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी के दूसरी तरफ पहुंचा देता है। वहां पहुंचने के बाद सुहानी नौकरानी को बाहर ही रुकने के लिए कहती है और खुद अकेले जादूगरनी के घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर सुहानी उस बूढ़ी औरत को बताती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। बूढ़ी औरत भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन साथ ही उसे साफ चेतावनी देती है कि यह कोई सामान्य इलाज नहीं। असल में वह यह सब काम काले जादू के जरिए करती है और अपने अनुष्ठान में एक डेमन की मदद लेती है। इसलिए अगर सुहानी को बच्चा चाहिए तो उसे इसके बदले एक बलिदान स्वीकार करना होगा। सुहानी भी हर हाल में बच्चा चाहती थी, इसलिए वह बूढ़ी औरत की सभी शर्तें मान लेती है। जिसके बाद बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसके घर 2 बेटियां जन्म लेंगी। इनमें से एक बेटी उसकी अपनी होगी, जबकि दूसरी बेटी उस डेमन की होगी। एक बच्ची का दिल अच्छा होगा, लेकिन दूसरी के अंदर डेमन जैसी प्रवृत्ति होगी। फिर बूढ़ी औरत सुहानी को सख्त चेतावनी देती है कि दोनों बच्चियों के साथ अगले 10 साल तक बिल्कुल बराबर का व्यवहार करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपनी बेटी से प्यार करें और डेमन की बेटी के साथ बुरा बर्ताव करें, और अगर उसने उस बच्ची को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया तो उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सुहानी को उस वक्त सिर्फ एक बच्चे की चाहत थी, इसलिए वह बिना आगे के अंजाम के बारे में सोचे बूढ़ी औरत की हर शर्त मान लेती है। इसके बाद बूढ़ी औरत अपना काला जादू शुरू करती है। वो कुछ अजीब चीजों को खून में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करती है और सुहानी को उसे पीने के लिए देती है। जैसे ही सुहानी वह मिश्रण पीती है, बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। तभी अचानक सुहानी के शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है और उसे तेज दर्द होने लगता है। कुछ ही देर में उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ जाता है और वह हाथ पैरों के बल जमीन पर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते सुहानी का पेट फूलने लगता है, जैसे वह अचानक प्रेग्नेंट हो गई हो। इसी के साथ बूढ़ी औरत का काला जादू वाला अनुष्ठान भी पूरा हो जाता है। फिर वह सुहानी से कहती है कि अगले 2 महीनों के अंदर उसे खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन उसके जाने से पहले वह एक बार फिर उसे डेमन के साथ किए गए सौदे और उसकी शर्तें याद दिलाती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक सुहानी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसकी हालत देखकर सूजीमन तुरंत घर पर डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर सुहानी का चेकअप करती है तो वह बताती है कि सुहानी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सूजीमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह पूरे गांव में ये खुशखबरी बताने के लिए लोगों को भेज देता है। वहीं सुहानी पहले से जानती थी कि उसके घर 2 बेटियां आने वाली हैं, इसलिए वो उनके नाम के बारे में सोचने लगती है और आखिर में एक बेटी का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कुमाला रखने का फैसला करती है। अब समय बीतता जाता है और आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब सूजीमन की दोनों बेटियों का जन्म होने वाला होता है। क्योंकि जैसे ही रात के 12 बजे बजते हैं, अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और तभी सुहानी की नजर सामने रखे सोफे पर पड़ती है, जहां एक अजीब और डरावना मॉन्स्टर बैठा हुआ था। उसे देखते ही सुहानी समझ जाती है कि यह वही शैतान है जो अपनी बेटी के जन्म का इंतजार कर रहा है। तभी सुहानी की पहली बेटी का जन्म होता है, लेकिन बच्ची बिल्कुल शांत होती है और उसमें कोई हलचल नहीं होती। ये देखकर वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि बच्ची जिंदा नहीं है, इसलिए उसकी मरी हुई बच्ची को पास रखे एक झूले में लिटा दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर दूसरी बच्ची की डिलीवरी करवाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद सुहानी की दूसरी बेटी भी पैदा हो जाती है। अब बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही सुजीमन खुशी से कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर झूले में पड़ी पहली बच्ची पर जाती है, वह काफी उदास हो जाता है। तब उसकी नजर अपनी दूसरी बेटी पर पड़ती है और उसे देखकर वह गुस्से से भड़क उठता है, क्योंकि यह बच्ची बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना और बदसूरत था कि सुजीमन उसे देखते ही अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में वह चाकू उठाकर उस बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सुहानी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि यही शैतान की बेटी है और अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो शैतान उनका जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन डिलीवरी के बाद सुहानी इतनी कमजोर थी कि वह उठकर सुजीमन को रोक नहीं पाती और उसके आंखों के सामने ही सुजीमन ने उस बच्ची को मार दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही गलती आगे चलकर उनके पूरे परिवार के लिए मुसीबत बनने वाली है। अब जैसे ही उस बच्ची की मौत होती है, अचानक झूले में पड़ी पहली बच्ची, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर सूजीमन तुरंत समझ जाता है कि वह जिंदा है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बाहर जाकर पूरे गांव वालों को गर्व से बताता है कि उसके घर बेटी पैदा हुई है, जिसका नाम वे कुमाला रखते हैं। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है कि कुमाला पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त था, यानी उसके दाहिने हाथ और पैर में ठीक से हरकत नहीं होती थी। वहीं एक टेबल पर बैठे सूजीमन के कुछ रिश्तेदार आपस में बात करने लगते हैं कि जब
जब सूजीमन छोटा था तब वह भी शरीर के एक हिस्से से अपाहिज था, लेकिन समय के साथ वह पूरी तरह ठीक हो गया था। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद कुमाला को भी आगे चलकर इसी तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सूजीमन अपनी बेटी की हालत से खुश नहीं था, क्योंकि 2 साल और बीत जाते हैं और कुमाला अब 5 साल की हो चुकी होती है। लेकिन उसकी हरकतें बाकी बच्चों से काफी अलग होती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है और कई बार बिना किसी वजह के अपना आपा खो देती है। एक दिन जब कुमाला साइकिल के साथ खेल रही होती है, तब उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती है तो कुमाला अचानक गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। ये देखकर सूजीमन भी गुस्से से भड़क उठता है और वो कुमाला को पकड़कर उसके कमरे में फेंक देता है। कमरे के अंदर कुमाला अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई अजीब ताकत आ गई हो, लेकिन उसके परिवार को असली सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वे बस यही मानते हैं कि कुमाला मानसिक रूप से ठीक नहीं है। सूजीमन अपनी बेटी की ऐसी हालत को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वो उसे अपनी बेटी की तरह रखने के लिए भी तैयार नहीं होता और आखिर में एक बेहद क्रूर फैसला लेता है, जहां वो कुमाला को घर के एक ऐसे शेड में बंद करवा देता है जहां जानवरों को रखा जाता था। इस तरह कुमाला की जिंदगी एक कैद में बदल जाती है। फिर कहानी हमें 3 साल आगे यानी साल 1955 में ले जाती है, जब अचानक कुमाला घर से गायब हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि वो आखिर कहां चली गई। उसके गायब होने से उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमाला अपनी कैद भरी जिंदगी से तंग आकर चुपके से घर से निकल जाती है और किसी तरह शहर के एक बाजार तक पहुंच जाती है। वहां उसकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है जो आपस में खेल रहे होते हैं। उन्हें खेलता देखकर कुमाला काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने शायद पहली बार दूसरे बच्चों को इतनी करीब से आजादी से खेलते हुए देखा था। लेकिन जैसे ही उन बच्चों की नजर कुमाला पर पड़ती है, वे उसके कमजोर हाथ पैर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उस पर गेंद फेंकते हैं, उसे मारते हैं और उसके चेहरे पर मिट्टी तक लगा देते हैं और कुमाला चुपचाप ये सब सहती रहती है और खुद को बेहद बेबस महसूस करती है। इस दौरान सूजीमन और उसकी पत्नी भी उसी बाजार से गुजर रहे होते हैं और उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। लेकिन कुमाला के साथ इतना सब कुछ होते हुए देखने के बावजूद वे उसे बचाने के लिए आगे नहीं आते। इसके बजाय सूजीमन अपने एक नौकर को भेजकर कुमाला को वापस घर बुलवा लेता है। घर लौटते ही सूजीमन कुमाला को बुरी तरह पीटता है, क्योंकि उसने उसे घर से बाहर जाने के लिए पहले ही मना किया था। अब कुमाला दर्द से रोती रहती है, लेकिन सूजीमन को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। उस घर में सिर्फ एक ही इंसान था जो सच में कुमाला की परवाह करता था। उसका नाम सुम था, जो सुहानी की नौकरानी थी। सुम कुमाला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सूजीमन के सामने उसकी भी नहीं चलती। उसके वहां से जाने के बाद सुम कुमाला की पीठ पर लगी चोटों पर दवा लगाती है और उसे समझाकर शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद सुम कुमाला को अपने हाथों से बनाई हुई एक गुड़िया देती है, जिसे देखकर कुमाला काफी खुश हो जाती है। दरअसल उस दिन कुमाला 8 साल की होने वाली थी और उसके माता पिता को उसका जन्मदिन तक याद नहीं था, लेकिन सुम को यह बात अच्छी तरह याद थी। इसलिए उसने कुमाला के लिए अपने हाथों से एक गुड़िया बनाई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुम के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो उसकी परवाह करता हो। अब गुड़िया पाकर कुमाला काफी खुश हो जाती है और अपने कमरे में उसी गुड़िया को सीने से लगाकर खेलने लगती है। तभी अचानक उसे सामने रखी अलमारी के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर कुमाला उठकर बैठ जाती है और अलमारी की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बेहद डरावनी दिखने वाली लड़की बाहर निकलती है। लेकिन यह लड़की कोई और नहीं बल्कि कुमाला की जुड़वा बहन सुमाला होती है, जिसे सूजीमन ने जन्म लेते ही मार दिया था। सुमाला को सामने देखकर कुमाला डर जाती है, लेकिन सुमाला कुमाला से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी जुड़वा बहन है और उनके पिता ने उसे जन्म लेते ही मार दिया था और अब वही पिता कुमाला को भी लगातार तकलीफ दे रहा है। यह सब बताते हुए सुमाला कुमाला से वादा करती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वह उसका बदला जरूर लेगी। इतना कहने के बाद सुमाला अजीब तरीके से हंसने लगती है, जैसे वह पहले ही कुछ खतरनाक करने की योजना बना चुकी हो। फिर अगले दिन जब कुमाला पियानो बजा रही होती है, तभी उसकी धुन सुनकर सूजीमन गुस्से में आकर कुमाला को थप्पड़ मार देता है। ये सब सुहानी भी देख रही होती है और उसे पता है कि सूजीमन उसकी बेटी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने पति को रोकने के लिए कुछ नहीं कहती। इससे पता चलता है कि सुहानी भी कुमाला के साथ वैसा प्यार और अपनापन नहीं रखती थी जिसकी उसे जरूरत थी। बाद में जब सुम कुमाला को हिम्मत देती है और उसे मजबूत बने रहने के लिए
कहती है, तभी अचानक कुछ अजीब होता है और कुमाला का शरीर बदलने लगता है और वह सीधी खड़ी हो जाती है। अब तक कुमाला ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन अचानक वो बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगती है, जिसके बाद वह सीधे सूजीमन के स्टडी रूम में पहुंचती है और वहां रखा एक पेन उठाकर सूजीमन के हाथ पर मार देती है। अब यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि कुमाला ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी। जिसके बाद सूजीमन कुमाला को एक क्रॉस से बांध देता है और उसे गांव के बाहर तेज धूप में छोड़ देता है, जिससे कुमाला दर्द और कमजोरी से वहीं तड़पती रहती है। लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। अब अपनी बहन के साथ हो रही इस क्रूरता का बदला लेने के लिए सुमाला की आत्मा कुछ करने का फैसला करती है और उस रात जब कुमाला अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है, तभी सुमाला की आत्मा कुमाला के शरीर पर कब्जा कर लेती है और देखते ही देखते कुमाला खाने की टेबल पर चढ़ जाती है और वहीं पेशाब कर देती है। यह देखकर सूजीमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह तुरंत घर के नौकर को आदेश देता है कि कुमाला को दोबारा जानवरों वाले शेड में बंद कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि नौकर कुमाला को पकड़ पाता, कुमाला उस पर हमला कर देती है। इस दौरान सुहानी की नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और उसमें उसे साफ दिखाई देता है कि यह सब कुमाला खुद नहीं कर रही, बल्कि उसके शरीर के जरिए सुमाला की आत्मा यह सब करवा रही है। यह सच्चाई देखकर सुहानी बुरी तरह घबरा जाती है। तभी कुमाला तेजी से घर से बाहर भाग जाती है और सुहानी और सुम भी उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। दोनों उसका पीछा करते हुए मुर्गियों के पिंजरे के पास पहुंचती हैं और वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि कुमाला एक कच्ची मुर्गी को खा रही होती है और थोड़ी देर में वहीं बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन जब कुमाला को होश आता है तो सुम उसके पास बैठकर प्यार से उससे पूछती है कि पिछली रात उसने ऐसा क्यों किया था। तब कुमाला उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वह सब कुछ खुद नहीं कर रही थी, बल्कि सुमाला की आत्मा उसके शरीर के जरिए ये सब करवा रही थी। तब सुहानी भी चुपचाप उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। अब सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने सालों पहले शैतान के साथ जो सौदा किया था उसे उसने खुद ही तोड़ दिया था। ये सब समझ आने के बाद सुहानी फैसला करती है कि वह दोबारा उसी जादूगरनी के पास जाएगी जिसने काले जादू की मदद से उसे यह दोनों बेटियां दी थी, क्योंकि वही अब इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बता सके। मगर सुहानी को वहां से जाते हुए सुम देख लेती है। वह अपने बेटे से कहती है कि वह कुमाला का ख्याल रखें, जिसके बाद सुम भी सुहानी का पीछा करने निकल पड़ती है। कुछ देर बाद सुहानी नदी के किनारे पहुंचती है और वहां नाव वाले से कहती है कि उसे उस जादूगरनी के पास जाना है। लेकिन नाव वाला उसे एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर सुहानी के होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि उस जादूगरनी की तो 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। यह सुनकर सुहानी पूरी तरह मायूस हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उस जादूगरनी के अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी वहां सुम भी पहुंच जाती है और उसे देखकर सुहानी सुम को पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने सालों पहले शैतान के साथ सौदा करके अपनी दोनों बेटियां हासिल की थी। अब सुहानी की पूरी बात सुनकर सुम भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद समय बीतता जाता है, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी कुमाला की जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। उसके परिवार वाले अब भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसे वह प्यार नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। और एक दिन वही बच्चे जिन्होंने बाजार में कुमाला का मजाक उड़ाया था, दोबारा उसे परेशान करने के लिए उसके घर के पास आ जाते हैं। वे पहले ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उसके साथ खेलना चाहते हो और उसे नीचे बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही कुमाला बाहर आती है वे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उसके चेहरे पर मिट्टी लगाते हैं, उस पर गेंद मारते हैं और हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर सुम बच्चों को वहां से भगा देती है, लेकिन कुमाला के माता पिता थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सब कुछ देखते रहते हैं। एक बार फिर वे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, उल्टा बाहर आने की गलती के लिए कुमाला को ही सजा देते हैं और उसे दोबारा उसी अंधेरे शेड में बंद कर देते हैं। उस रात कुमाला की माँ को उस अंधेरे कमरे के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे चिंता होती है और वह वहां जाकर देखना चाहती थी कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सूजीमन उसे रोक देता है और कहता है कि वह बेवजह परेशान हो रही है। लेकिन सुहानी का शख्स सही था। उस वक्त अंदर कुछ भयानक हो रहा था और एक बार फिर सुमाला की आत्मा कुमाला के शरीर पर कब्जा कर लेती है और इस बार कुमाला खुद को उस कमरे से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो एक खंजर उठाती है और वहां से निकलकर खेतों की तरफ चली जाती है। सबसे पहले कुमाला उस लड़के के पास पहुंचती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। जैसे ही वह लड़का कुमाला के पीछे सुमाला की आत्मा को खड़ा देखता है, वह डर के मारे वहीं रुक जाता है। अब इससे पहले कि वह भागकर घर जा पाता, कुमाला उसे पीछे से पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। फिर कुमाला उसकी लाश को वहीं पास के कुएं में डाल देती है। इसके बाद वह उसके बाकी दोस्तों की तलाश में निकल पड़ती है जो उस वक्त बाहर ही होते हैं। वह पहले उन्हें डराती है और फिर उसी तरह उनका मजाक उड़ाती है जैसे उन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया
दौड़ाया था। आखिर में वह दोनों पर भी हमला कर देती हैं और उनकी भी जान चली जाती है। अगली सुबह उन तीनों बच्चों के माता पिता पूरे गांव वालों के साथ उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी बच्चों का कोई पता नहीं चलता। यह देखकर गांव वाले तय करते हैं कि अगले दिन वे दूसरे गांव में जाकर बच्चों की तलाश करेंगे। इसीलिए वे गांव के सभी बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत देते हैं। इस चेतावनी के बाद बाकी बच्चे अपने अपने घरों के अंदर छिप जाते हैं। वे आपस में बात करते हुए अंदाजा लगाते हैं कि शायद गायब हुए बच्चे उन्हें डराने के लिए कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन तभी कुमाला अचानक वहां पहुंचती है और उनके सामने एक गेंद रख देती है। गेंद को देखकर बाकी बच्चे भी उसे लेने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ही सभी बच्चे बाहर आते हैं, कुमाला उन पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वह एक एक करके सभी बच्चों को मार देती है। अगली सुबह गांव वालों को बच्चों की लाशें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इधर जब सुम कुएं से पानी निकाल रही होती है तो उसे पानी में खून दिखाई देता है। ये देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत घर के नौकर को बुलाती है। जब नौकर कुएं की जांच करता है तो उसे अंदर एक लड़के की लाश मिलती है। ये वही लड़का था जिसे पिछली रात कुमाला ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को खेतों के बीच बाकी बच्चों की लाशें भी मिल जाती हैं। इस भयानक नजारे को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं बाकी दो बच्चों की लाशें जंगल में पेड़ों के पत्तों के नीचे छिपी हुई मिलती हैं। ये भयानक नजारा देखकर पूरा गांव डर जाता है। तभी लाशों के पास से गांव वालों को कुमाला की वही गुड़िया मिलती है जो उसे उसकी आंटी सुम ने दी थी। गुड़िया देखते ही गांव वालों का शक और गहरा हो जाता है और उन्हें लगता है कि इन हत्याओं के पीछे कुमाला का ही हाथ हो सकता है। इसी शक के चलते गांव वाले सीधे सूजीमन के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन सूजीमन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम सब जानते हो कि मेरी बेटी अपाहिज है, तो फिर एक अपाहिज लड़की इतने सारे बच्चों को कैसे मार सकती है। लेकिन गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि उनके बच्चों को कुमाला ने ही मारा है। इस पर सूजीमन उनसे पूछता है कि अगर उन्हें इतना यकीन है तो उनके पास इसका कोई पक्का सबूत भी होना चाहिए। अब गांव वालों के पास कुमाला के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए वे वहां से वापस चले जाते हैं। अब सूजीमन को भी यकीन नहीं होता कि कुमाला इतने सारे बच्चों को मार सकती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कई बार कुमाला अचानक बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगती थी और उसका व्यवहार भी अजीब हो जाता था। इससे उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। फिर उसके मन में एक और सवाल आता है, अगर कुमाला रात में उस शेड के अंदर बंद थी तो वह बाहर निकलकर इन बच्चों तक पहुंची कैसे? इसका जवाब जानने के लिए सूजीमन सीधे उस शेड में जाता है। वहां उसे एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है जिसे कुछ बोरियों से ढका गया था। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि कुमाला इसी रास्ते से बाहर निकल रही थी। अब सूजीमन को यकीन हो जाता है कि इन हत्याओं का कुमाला से कोई न कोई संबंध जरूर है। तभी डर के मारे सुहानी पहली बार सूजीमन के सामने पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि यह सब कुमाला नहीं कर रही, बल्कि सुमाला की आत्मा उसके शरीर के जरिए यह सब करवा रही है। इसके बाद सुहानी सूजीमन को बताती है कि कैसे उसने सालों पहले शैतान के साथ सौदा करके अपनी दोनों बेटियों को हासिल किया था। यह सब सुनकर सूजीमन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वह खुद कुमाला से बात करने के लिए उसके पास जाता है। इस बार वह कुमाला से बड़े प्यार से बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि आज के बाद वह कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। पिता के मुंह से इतने सालों बाद प्यार भरी बातें सुनकर कुमाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि यह सब सुमाला की आत्मा उसके शरीर के जरिए करवा रही है। यह सुनकर सुजीमन कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन इसके बाद वह एक बार फिर अपना वादा तोड़ देता है। वह घर के नौकर को बुलाकर आदेश देता है कि कुमाला पूरे गांव के लिए खतरा बन चुकी है, इसलिए उसे दोबारा शेड में ले जाकर पहले से भी ज्यादा कसकर बांध दिया जाए। फिर सूजीमन फैसला करता है कि वह एक ऐसे तांत्रिक के पास जाएगा जो काले जादू और शैतानी ताकतों को खत्म करने का तरीका जानता हो। वहीं दूसरी तरफ नौकर कुमाला को शेड में ले जाकर पहले से भी ज्यादा कसकर बांध देता है और वहां से चला जाता है। तभी सुम कुमाला के पास आती है और उसे प्यार से दिलासा देने लगती है। यह देखकर कुमाला सुम से कहती है कि आज रात वह 10 साल की हो जाएगी और उसके बाद सुमाला उसकी बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी, क्योंकि सुमाला ने उससे कहा है कि आज रात वह इस गांव में मौजूद हर इंसान को मार देगी। लेकिन कुमाला नहीं चाहती कि सुम भी उसके हाथों मारी जाए, इसलिए वह सुम से कहती है कि वह अभी इसी वक्त गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाए, क्योंकि आज रात इस पूरे गांव में मौत का खेल शुरू होने वाला है। मगर सुम कुमाला को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर कुमाला उसे समझाती है कि अगर वह सच में उसे खुश देखना चाहती है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। साथ ही कुमाला पिछले इतने सालों तक उसका साथ देने और उसकी देखभाल करने के लिए
सुम का शुक्रिया अदा करती है। अब हार मानकर सुम रोते हुए कुमाला को आखिरी बार गले लगाती है और अपने बेटे को लेकर सूजीमन के घर से दूर निकल जाती है। रास्ते में उसका बेटा अपनी माँ से बार बार पूछता है कि वे घर क्यों छोड़कर जा रहे हैं, जबकि वहाँ उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुम उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने बेटे को लेकर गांव से दूर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूजीमन एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। वह तांत्रिक को अपनी पत्नी द्वारा किए गए सौदे और अब तक हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। यह सुनकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और अचानक उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। इसके बाद वह सूजीमन को बताता है कि उसने शैतान की बेटी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि शैतान अपनी बेटी की मौत से बेहद गुस्से में है और आज रात सुमाला की आत्मा पूरी तरह कुमाला के शरीर पर कब्जा कर लेगी। अगर रात होने से पहले सुमाला को कुमाला के शरीर में जाने से नहीं रोका गया तो वह एक एक करके पूरे परिवार से अपना बदला लेगी। यह सुनते ही सूजीमन घबराकर तांत्रिक से पूछता है कि वह अपनी बेटी को कैसे बचा सकता है। इस पर तांत्रिक कहता है कि अगर वह सुमाला को उसके पास लेकर आए तो वह एक रिचुअल करके कुमाला के शरीर से सुमाला की आत्मा को हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। जिसके बाद तांत्रिक सूजीमन को एक चाकू देता है और कहता है कि अगर वह सुमला को यहाँ तक लेकर नहीं आ सकता तो उसे मजबूरी में यह चाकू सुमाला के दिल में घोंपना होगा, लेकिन ऐसा करने पर सुमाला के साथ कुमाला की भी जान चली जाएगी। सूजीमन तांत्रिक की बात मान लेता है और चाकू लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इस बीच शेड के पास अचानक एक अजीब आवाज सुनकर नौकर की नींद खुल जाती है। वह उस जगह पहुंचता है, तभी उसे पास की झाड़ियों में कुमाला रोती हुई दिखाई देती है। यह देखकर वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुमाला अचानक उस पर चाकू से हमला कर देती है। नौकर किसी तरह उस वार से खुद को बचा लेता है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से घर की तरफ भागने लगता है। अब नौकर खुद को बचाने के लिए एक कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, लेकिन कुमाला दरवाजे के आर पार चाकू घोंपकर उसे तोड़ देती है और कमरे के अंदर घुस जाती है। नौकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन कुमाला उसका पीछा नहीं छोड़ती और आखिर में कुमाला पीछे से चाकू उसकी तरफ फेंक देती है, जिसके लगते ही नौकर की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें सुहानी दिखाई देती है, जिसकी नींद अचानक पियानो की आवाज से खुल जाती है। वो आवाज सुनकर नीचे आती है और देखती है कि कुमाला वहां बैठकर पियानो बजा रही है। जैसे ही कुमाला की नजर अपनी मां पर पड़ती है, वह हाथ में चाकू लेकर अजीब तरीके से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सुहानी की नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है और उसमें उसे असली सच्चाई दिखाई देती है कि कुमाला के शरीर को सुमाला की आत्मा नियंत्रित कर रही है और उसी के जरिए यह सब करवा रही है। यह देखकर सुहानी घबरा जाती है और वह पीछे हटते हुए सुमाला से माफी मांगने लगती है। तभी पीछे जाते हुए उसकी नजर नौकर की लाश पर पड़ती है। तब उसे समझ आ जाता है कि सुमाला उसे भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए सुहानी भागकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करती है। लेकिन कुमाला उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाती है। सुहानी उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन सुमाला कुमाला के शरीर के जरिए उसे कोई मौका नहीं देती और उसके पैर में चाकू घोंप देती है, जिसकी वजह से सुहानी दर्द से चीख उठती है। अब सुहानी समझ जाती है कि वह कुछ ही पलों में मरने वाली है, इसीलिए वो सुमाला से आखिरी बार एक गुजारिश करती है कि मरने से पहले वो अपनी बेटी कुमाला से सिर्फ एक बार बात करना चाहती है। ये सुनकर कुछ पल के लिए सुमाला कुमाला के शरीर पर अपना नियंत्रण खो देती है और कुमाला को अपनी माँ से बात करने का मौका मिल जाता है। तब सुहानी अपनी बेटी से माफी मांगती है और कबूल करती है कि उसने सिर्फ अपने डर की वजह से कुमाला को इतने सालों तकलीफ सहने दी। आखिर में सुहानी खुद को एक बुरी माँ मानते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर कुमाला भावुक हो जाती है और एक पल के लिए वो उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सुमाला एक बार फिर कुमाला के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है, जिसके बाद वो सुहानी पर हमला करती है और उसकी जान ले लेती है। इस बीच सूजीमन भी वापस घर पहुंच जाता है और घर में कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले अपने नौकर की लाश पर पड़ती है। यह देखकर वह डर के मारे तुरंत अपने कमरे की तरफ भागता है, जहां उसे अपनी पत्नी की लाश दिखाई देती है। अब अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर सूजीमन पूरी तरह टूट जाता है। तब उसे समझ आ जाता है कि इन सब की शुरुआत उसी की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने जन्म लेते ही सुमाला को मार दिया था और इतने सालों तक कुमाला के साथ भी बेहद बुरा व्यवहार किया था। अब उसे एहसास होता है कि उसके की कीमत उसकी पत्नी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। वह इसी सदमे में खड़ा होता है कि तभी उसे अपने कमरे के अंदर से कुर्सी हिलने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचता है और वहां जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुमाला वहां बैठी होती है और सुमाला की आत्मा कुर्सी को हिला रही होती है। तभी सूजीमन के सामने ही सुमाला एक बार फिर कुमाला के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है।
अब कुमाला अपने पिता को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर सूजीमन किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाता है। वह सीधे गांव में पहुंचता है और जोर जोर से ढोल बजाकर सभी गांव वालों को जगा देता है। जब गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा होते हैं तो सूजीमन उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी और नौकर दोनों की हत्या हो चुकी है। ये सुनते ही गांव वाले सूजीमन के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जब उन्हें उसकी पत्नी और नौकर की लाशें दिखाई देती हैं, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन सूजीमन गांव वालों को यह नहीं बताता कि इन दोनों की हत्या कुमाला ने की है। वह सिर्फ इतना कहता है कि कुमाला को ढूंढो और उसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा। मगर यह सुनते ही गांव वालों को काफी कुछ समझ आ जाता है। उन्हें शक हो जाता है कि सूजीमन की पत्नी और नौकर की हत्या भी कुमाला ने ही की है। साथ ही उन्हें गांव में पहले मारे गए बच्चों की घटनाएं भी याद आ जाती हैं। यह सोचकर गांव वाले गुस्से से भर जाते हैं और कुमाला को मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सूजीमन जानता था कि कुमाला को यूं ही मारना सही नहीं होगा। इससे पहले कि वह गांव वालों को पूरी सच्चाई समझा पाता, वे कुमाला की तलाश में वहां से निकल जाते। अब सूजीमन खुद भी कुमाला को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर कुमाला पर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल कुमाला वहां से भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। सूजीमन भी उसका पीछा करते हुए खेतों की तरफ बढ़ जाता है। तभी अचानक अंधेरे से कुमाला उस पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए सूजीमन पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है, जिसके लगते ही कुमाला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर वह खंजर उठाकर कुमाला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उसे अंदर से पता था कि इन सब के लिए कुमाला पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। साथ ही सूजीमन को इस बात का भी पछतावा होने लगता है कि उसने कभी कुमाला को अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। जिसके बाद वह कुमाला को एक बोरे में डालकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि बोरा खाली है। कुमाला एक बार फिर वहां से निकल चुकी थी। तब अचानक कुमाला दोबारा सूजीमन के सामने आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। इस बार सूजीमन फैसला करता है कि वह उसे किसी भी हालत में खुद पर हावी नहीं होने देगा। इसलिए वह चाकू उठाता है और कुमाला के सीने में घोंप देता है, जिससे कुमाला जमीन पर गिर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक उठती है और डरावने तरीके से हंसने लगती है। यह देखकर सूजीमन पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी कुमाला उसे बताती है कि जब से सुमाला की आत्मा उसके शरीर में आई है, तब से उसके शरीर में भी बदलाव हो गया है और उसका दिल अपनी जगह से बदलकर शरीर के दाईं तरफ चला गया है। इसलिए सूजीमन ने जिस जगह चाकू मारा था, वहां उसका असली दिल था ही नहीं। इस वजह से ना तो कुमाला मरी और ना ही मैं मरी। तभी सुमाला सूजीमन के पेट पर वार कर देती है, जिसके बाद वह जमीन से दो छोटे लकड़ी उठाकर उन्हें सूजीमन की आंखों में घोंप देती है। फिर अगली सुबह गांव वालों को सूजीमन की लाश एक क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है। उसे ठीक उस तरह सजा दी गई थी जैसे कभी उसने कुमाला को सजा दी थी। और तभी कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। अब हमें वह बुजुर्ग दिखाई देता है जो गांव वालों को सूजीमन और सुमाला की पूरी कहानी सुना रहा था। तब पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सुम का बेटा है, जो उस रात अपनी माँ के साथ सूजीमन का घर छोड़कर चला गया था। फिर वह गांव वालों से कहता है कि अगर अब भी गांव में बच्चों की मौत हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि सुमाला की आत्मा अभी भी इसी गांव में मौजूद है। वह कहता है कि अगर उन्हें अपने बच्चों को बचाना है, तो किसी भी तरह सुमाला को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। तब तक वह गांव वालों को चेतावनी देता है कि वे अपने बच्चों को रात के समय घर से बाहर ना निकलने दें। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन उस रात हमें उस बच्चे का पिता दिखाई देता है, जिसे कहानी की शुरुआत में सुमाला ने मारा था। उसे इस बुजुर्ग की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह अब भी यही मानता है कि उसके बेटे की मौत के पीछे अब्दी का हाथ है। इसलिए वह रात के समय अब्दी के घर के पास पहुंचता है ताकि उसे मार सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक बेहद डरावने नजारे पर पड़ती है, क्योंकि वहां सुमाला मौजूद होती है और वह एक मरे हुए इंसान को बहुत ही बुरे तरीके से खा रही थी। ये दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।